पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम। जब मैं मुंबई आया मेरे पास रहने को जगह नहीं थी। आज मैं कुछ सेलिब्रिटी की बात करना चाहती हूँ जिन सेलिब्रिटी ने बहुत स्ट्रगल किया इस तरह के। उनके बहुत सारे इंटरव्यू देखे गए हैं कि भूखे रहे हैं, सड़क पर रहे हैं, खाने का पैसा नहीं था। तो मैं उन सब सेलिब्रिटीज का एक खुलासा करना चाहूंगी और ये खुलासा मैं क्यों कर रही हूँ ये मैं वीडियो के अंत में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम महानायक की बात कर लेते हैं, श्री अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन जी के बहुत सारे उसमें उन्होंने कहा था कि मैं मरीन ड्राइव पे बहुत रातों तक सोया हूँ और खाने को भी नहीं होते थे मेरे पास पैसे। तो मुझे बड़ा शॉक्ड लगा। फिर हमने और हमारी टीम ने पता करने की कोशिश की क्योंकि अमिताभ बच्चन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नाम है और उसके साथ साथ वो जिनके बेटे हैं हरिवंश बच्चन राय, तो उनका ताल्लुकात तो कैसा था कि प्रधानमंत्री के निवास में बच्चन परिवार का आना जाना होता था क्योंकि बहुत गहरी मित्रता थी उनकी पिताजी की और तीजी मैम की, जो कि अमिताभ जी की माता जी रही हैं। और उन दिनों में ऐसा था कि जो हरिवंश बच्चन राय थे, कहीं भी किसी भी कवि सम्मेलन में अगर बाकी के कवियों को 100 रुपए मिलता था तो उन्हें 200 रुपए मिलता था। और उस जमाने का 200 रुपए आज के वो आप आंकड़ा लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा मानना मुश्किल होता है कि सच में अमिताभ बच्चन ने इतनी ज्यादा स्ट्रगल और जद्दोजहद की होगी, क्योंकि आप अगर देख लेंगे ना तो अमिताभ बच्चन उसी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें राजीव गांधी पढ़े हैं। तो इतना अच्छे परिवार से होने के बाद ऐसे दिन तो नहीं आ सकते हैं कि उनको मरीन ड्राइव पे सोना पड़ा हो। तो स्ट्रगल वो सारी चीजें तो समझ में आता है, लेकिन इतना बड़ा चढ़ाकर बोलना भी अच्छी बात नहीं है। फिर खुद ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बॉम्बे आने के पहले जब वो दिल्ली में मल्टीनेशनल में जॉब करते थे तब 300 उनकी सैलरी थी। तो उस समय का मतलब सैलरी उनकी 500 के करीब थी, लेकिन 300 रुपये उनके हाथ में आता था। तो उस समय का 300 रुपये आज का अगर हम काउंट करें तो डेफिनेटली 35 से 40 हजार के आसपास का है। तो क्या उन्होंने बॉम्बे आने के पहले कुछ भी सेविंग नहीं की होगी? तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा सुन के। ये थी इनकी बातें। Since this was the most identifiable location, that's where I spent 2 nights. मेरे को 300 रुपए आते थे, उसमें अपना महीने भर का खर्चा निकालना। हाथ में कोई 300 रुपए आते थे, उसमें अपना महीने भर का खर्चा निकालना। और हमारे दूसरे अभिनेता हैं शाहरुख खान, किंग खान। यस, किंग खान के बारे में भी बहुत सारी ऐसी ही अफवाहें हैं कि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, खाने को पैसा नहीं था। वो एक जमाने में प्लेटफॉर्म पे, बस स्टैंड पे कहीं कहीं सो जाते थे। तो और उन्होंने खुद ही अपने इंटरव्यू में कई बार कहा है कि उनके पिताजी कुछ नहीं करते थे। तो मैंने वो भी पता किया, कोशिश की हमने और हमारी टीम ने तह तक जाने की, क्योंकि हम लोग हमेशा आपको सच्चाई बताना चाहते हैं कि भाई ये हकीकत है। तो शाहरुख खान के भी पिता एक जमाने में इलेक्शन लड़ चुके हैं और बहुत ही अच्छा संबंध उनका भी रहा है पॉलिटिकल घराने से। ऐसा कुछ नहीं था कि शाहरुख खान ने अकेले ही खुद स्ट्रगल किया और अपनी बहन के भी स्ट्रगल किए। तो काफ़ी अच्छे खासे रसूख फैमिली से माने जाते हैं। और रहा सवाल फिल्मी करियर से उनका ताल्लुका, जैसा कि वो बताते हैं कि उनका फिल्मी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दिलीप कुमार साहब के साथ बचपन से उनका ताल्लुकात रहा है। दिलीप कुमार जी उनके पड़ोस में रहा करते थे और बचपन से शाहरुख खान उनकी गोद में खेल के बड़े हुए हैं, ऐसा भी मैं कहूँ तो कोई बुरी बात नहीं है। और दिलीप साहब उसको इतना प्यार करते थे उनको कि वो अपने मुंह बोले बेटे की तरह उनको लाड करते थे। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारा बातें कौन करता है, ये भी मैं वीडियो के अंत में ही आपको बताऊंगी कि क्यों किया जाता है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था
तो मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे, मैं सड़क पे सोता था। अब मैं बात करने जा रही हूँ अपने चीची की, और चीची भैया वैसे भी आजकल बड़े चर्चे में हैं। सो उनके बारे में भी एक ही वो बना दिया गया है कि कोई गॉडफादर नहीं है, विरार का लड़का। डेफिनेटली स्ट्रगल किया है होगा उन्होंने और कर ही रहे हैं सभी। सी मैं ऐसा बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी कि एक्टर ने स्ट्रगल नहीं किया होगा। डेफिनेटली एक्टिंग करने के बाद जनता अगर आपको पसंद करती है तो आप आगे आते हैं, लेकिन जो इस तरह की जो कहानी परोसी जाती है ना कि बड़ा स्ट्रगल से आया है, वो यहाँ का लड़का है, विरार का लड़का है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जमाने में उनके माता पिता भी बहुत ही अच्छे एक्टिंग थे, तो गोविंदा जी का एक्टिंग से, बॉलीवुड से बहुत पुराना रिश्ता है। इनफैक्ट उनके पिता का खुद का प्रोडक्शन हाउस भी था और एक बहुत ही आलिशान जगह पे रहते थे, और उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला था और उनमें उन लोगों ने पिक्चरें भी बहुत सारी बनाई। और दुर्भाग्यवश वो पिक्चर चली नहीं, फ्लॉप हो गई। तब उन्होंने अपना किराया चुकाने के लिए, सारे कर्ज चुकाने के लिए, किराया नहीं सॉरी कर्ज चुकाने के लिए उनको वो बंगला बेच के वो सब परिवार समेत विरार में आ गए। तो ये थी गोविंदा की कहानी कि वो विरार कैसे पहुंचे और उसके बाद की जो स्ट्रगल है, जो कहानियां बनाई गई हैं कि वो विरार का लड़का है, तो ऐसा नहीं है। और बॉलीवुड में खुद उनके माता पिता ही एक एक्टर थे और अच्छे लेवल के एक्टरों के साथ में काम किया। अगर आप लोग भी हिस्ट्री को देखना चाहेंगे तो आपको वो पता चल ही जाएगा। चौथे नंबर पे है विक्की कौशल जी, जो कि अभी बहुत छाए हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विक्की कौशल एक बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, बहुत माइंड ब्लोइंग आर्टिस्ट है वो, क्योंकि जिस किरदार में वो जाते हैं वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। छावा में तो जिस तरह उन्होंने काम किया है कि ऐसा लगता है हमारे सांबा जी एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे। सो बहुत छाए हुए हैं। विक्की कौशल का भी मैंने इंटरव्यू देखा है। उनका ऐसा इंटरव्यू था कि मुझे तो पता ही नहीं ऑडिशन कैसे दिया जाता है, एक्टिंग के लिए क्या करना पड़ता है, इस इंडस्ट्री में आने के लिए क्या करना पड़ता है। उनकी पहली फिल्म थी मशान। मशान से उन्होंने ये तो प्रूव कर दिया था कि वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन पॉलिश धीरे धीरे अब जाके ज़्यादा हुए हैं। और अगर मैं बात करूं कि इनका तो बचपन से ही वो शाहरुख खान की गोद में, अजय देवगन के साथ, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, अक्षय कुमार, उन सब के साथ ही उन्होंने अपना बचपन गुजारा है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। तो बॉलीवुड का रास्ता उनके लिए भी इतना कठिन नहीं था जितना उन्होंने दिखाया और जितना बताया। विक्की कौशल के पिताजी ने खुद ही, श्याम कौशल जी ने एक पॉडकास्ट में बोला कि उन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर जब बन रही थी अनुराग कश्यप को कि भाई मेरे बेटे को तुम एक असिस्टेंट को ले लो, और हालांकि विक्की कौशल, ऋतिक रोशन और सबके साथ, क्योंकि वो डेफिनेटली उनके जो पिताजी हैं वो नंबर 1 फाइटिंग मास्टर हैं, डायरेक्टर हैं और जाने जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, सालों से हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी विक्की कौशल का कहना गलत है। पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम। मैंने अनुराग को बोला, मैंने बोला यार मेरा बेटा भी वो अप्रेंटिस बनना चाहता है, तो अगर तेरे पास जगह है तो हाँ भेज दो। सोनम कपूर की भी हम बात कर लेते हैं। सोनम कपूर ने भी राजकुमार राव के साथ एक फिल्म के प्रमोशन के लिए जब गई, तो राजकुमार जब अपने स्ट्रगल को बता रहे थे तो भाई ये मैडम पीछे कैसे रह जाती। इन्होंने भी बोल दिया ऐसा कि 5 साल के स्ट्रगल के बाद आई गेट चांस टू संजय लीला बंसाली को एज एन असिस्ट करने। सो इस तरह की बातें वो बोल तो गई। उसके बाद अनुपम खेर के शो में उन्होंने बोला, जब उनको पूछा गया कि भाई क्या तुमको इतना स्ट्रगल करना पड़ा और तुमने ऑडिशन किया, तब वो बोलती कि नहीं पिछले 1.5 साल से संजय लीला बंसाली मेरे पीछे पड़े थे कि तुम इस फिल्म को करो। तो एक्टर्स खुद बोलते हैं और खुद ही फंस जाते हैं। खैर ये तो सारी आजकल की बातें हैं। ये जो पॉइंट है, ये मुद्दा सालों से चला आ रहा है। आपको पता है सुपरस्टार का जो टैग,
सुपरस्टार का टैग जो शुरू किया था वो किया था राजेश खन्ना के टाइम से। तब राजेश खन्ना जी ने एक सेट किया था पीआर टीम, जो कि पीआर टीम अभी हर किसी के पास होता है। छोटे से छोटा इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी हो, वो सब अपनी अपनी पीआर टीम रखते हैं। तो राजेश खन्ना जी को जो सुपरस्टार का टैग दिया गया था, उसके लिए उनकी जो पीआर हेड थे वो हमेशा सारे पत्रकारों को बोलते थे कि जहाँ जहाँ राजेश खन्ना का नाम आएगा ना, उसके पहले तुमको सुपरस्टार लिखना है। और ये सब करने में उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि कई बार पत्रकार भी बहुत नाटक करते थे, नहीं करेंगे तो उनके लिए गिफ्ट देना और अच्छे अच्छे होटल्स में खाना खिलाने ले जाना, और कई बार ऐसा लालच देना कि हम पर्सनल तुम्हारा उनके साथ इंटरव्यू करा देंगे। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रही हूँ, क्यों बता रही हूँ। पीआर सभी लोग करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा जो प्रश्न है ये सब बताने का कि बहुत सारे जो यंगस्टर है ना, वो इन लोगों की ये सारी बातें सुन के अपने घर से निकल जाते हैं। तो जब वो अपने घर से निकल जाते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उन बच्चों को समझ नहीं आता। वो लोग ये सोचते हैं कि जब शाहरुख खान ऐसे प्लेटफॉर्म पे रहा है, अमिताभ बच्चन को मरीन ड्राइव पे सोना पड़ा है, चीची भैया वहाँ से आ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? जबकि ये सारी इनकी पीआर टीम ये कहानी बनाती है बेचने के लिए कि एक इमोशन अटेंशन रहेगा इमोशनल वाला, तो वो उनको ज़्यादा बेच पाएंगे। तो ये पूरा एक स्ट्रैटेजी होता है, इसमें हकीकत नहीं है। और मैं अगेन उस चीज़ को भी दोहराना चाहूँगी कि अगर आप सच बोलते हैं तो 4 साल बाद भी आप सच ही बोलेंगे, अगर सच्चाई है बात में तो। इसीलिए ये सारे आर्टिस्ट खुद ही कुछ बोलते हैं और खुद ही कुछ और बोल जाते हैं। तो स्टेटमेंट और फैक्ट ये दोनों मिल नहीं रहा है। तो मेरा ये पूरा वीडियो बनाने का मोटो यही है कि जो लोग इंस्पायर होते हैं ना इस तरह के स्टोरी से, तो वो लोग ये स्टोरी से इंस्पायर होके नहीं जाए। आपके करियर में आपको क्या करना है, आप खुद अपना डिसीजन लीजिए। और मैं तो हमेशा इस बात पे बिलीव करती हूँ कि मैं क्यों किसी और जैसा बनने की कोशिश करूँ। आप मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसी मैं हूँ, मुझे नहीं बनना है। मैं क्यों किसी की कॉपी करूँ? मतलब मुझे ये चीज़ सच में समझ में नहीं आता है। बहुत सारे मैंने पेरेंट्स को भी देखा है, ऑलवेज वो कंपेयर करते हैं, उसको देखो वो इतना अच्छा कर रहा है, तुम उसके जैसे बनो। नहीं बन सकता, और क्यों बनेगा वो? ऑलवेज आप अपने आप को एक जैसे आप खुद हैं वो बनाइए, कि लोग आपका एग्जाम्पल दें। आप एग्जाम्पल दिए हुए लोगों की तरह ही बनेंगे तो देयर इज नो मीनिंग टू मी। और मैं आप जनता, आप सबके सिर्फ आँख खोलने की ही कोशिश कर रही हूँ कि ये फैक्ट है और ये गलत है, जो कि आपको भरमाया जा रहा है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु आचार्य। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को जागृत करेगा और अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, क्योंकि हम और हमारी टीम बहुत मेहनत करके इस तरह के फैक्ट्स लाते हैं आप लोगों के सामने। तो आपका लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। जय हिंद, जय भारत।